हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो टीपीए पे आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चैप्टर 3। ठीक है। अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो टीपीए पे हम लोग मेरे चैनल के आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उसमें टीपीए के बाकी सारे लेक्चर्स हैं, इंट्रोडक्शन से लेके और यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा टॉट का है, ठीक है, टॉट की प्लेलिस्ट है, एसआरए की प्लेलिस्ट है, जो कि 80% कंप्लीट हो चुके हैं। और बस एक आध और भी हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी कोई प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए, चैप्टर 3 सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हेडिंग ही साफ साफ बोलती है कि भाई ये सेल की तो बात करता है, लेकिन केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर आपको सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी करना है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाएंगे, सोगा में, है कि नहीं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना है तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक, ये वाला एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अपना टीपीए है। ये कहाँ से, सेक्शन 54 से लेके और 55, 56, 57 तक है। ठीक, 54 से 57 तक है, देखो। हाँ, और क्या, 58 में तो मॉर्गेज है ना, इसलिए। चलिए, क्या है भाई सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या दिया हुआ है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 53 है। ठीक, सॉरी 54, 53 कहाँ से आ गया, 54 है? क्योंकि इसी में क्या क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ सेल दी हुई है। ठीक, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल दी हुई है, सेल हाउ मेड, ठीक है, उसकी कंडीशन दी हुई है। तो मेन चीजें इसी में दे दी गई हैं। और सेक्शन 55 में राइट्स ऑन लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट। और सेक्शन 56 भी इंपॉर्टेंट है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। ठीक है, चलिए, यही 3 हम लोग को देखने हैं। ठीक है, 54, 55 और 56। 57 नहीं देखना है ना, वो प्री में आता है कहीं पर, ना मेंस में आता है। ठीक, 56 चलिए जब पहुंचेंगे तब इस बारे में बात करें। 54 देखते हैं, सेल क्या बोलता है भाई। जैसे इसमें डेफिनेशन दी है ना, सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस to be paid partly paid to be paid or promised or part paid or part promised, to be paid or promised। क्या यार, promised और partly paid और partly promised। ये है भाई, ये है सेल की डेफिनेशन। क्या समझ में आया कि सेल ये ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है, यही चीज जो है, कुछ चीजें होती हैं जो भाई ट्रांसफर तो प्रॉपर्टी हो रही है, ठीक है, ट्रांसफर तो मॉर्गेज में भी होती है, लेकिन उसमें ऑनरशिप थोड़ी ट्रांसफर होती है। अगर इसी सब चीजों से हम लोग जान पाते हैं कि ये सेल है कि मॉर्गेज है कि लीज है। ठीक है, क्या क्या है, ये सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस टू बी पेड प्रॉमिस्ड। इसके एक्सचेंज में प्राइस, अगर ये प्राइस की जगह कुछ और हो जाता, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी चीज है, मैं एक प्रॉपर्टी किसी से दूसरी प्रॉपर्टी से एक्सचेंज कर रहा हूँ, या अगर पैसे दे के ले रहा हूँ तो वो सेल है। अगर एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, बताइए, एक्सचेंज हो जाएगा, वो है कि नहीं है। तो इन्हीं सब छोटी मोटी चीजों से ही पता चलता है सेल में क्या क्या होता है कि भाई ट्रांसफर ऑनरशिप होगी इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, प्राइस के ही बदले, जो कि या तो उसी समय पेड हो जाए या प्रॉमिस किया जाए, या पार्टली पेड या पार्टली प्रॉमिस। ठीक, देखिए अगर एजेंशियल्स की बात करें ना,
तो सेल क्रेडेंशियल्स तो ऐसे ही आपको पता होंगे। पहला क्या है, पार्टीज होनी चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, कंसिडरेशन मतलब प्राइस होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और चौथा मैनर ऑफ ट्रांसफर। मैनर ऑफ ट्रांसफर बहुत ही बेसिक है ये, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब पार्टीज कौन कौन होंगी, अरे भाई सेलर होगा और बायर होगा, बेचने वाला और खरीदने वाला, और कौन होगा। अब पार्टी में कुछ देखने की हम लोग को जरूरत है, हाँ भाई सेलर का कंटेंट होना ज्यादा जरूरी है बायर से लेके, ठीक है। अब भाई बेचने वाला क्या माइनस हो सकता है, नहीं, क्यों, कंपेटेंट नहीं है वो, लेकिन परचेज करने ट्रांसफरी जो है जिसको प्रॉपर्टी आ रही है वो जरूर माइनर हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफरी का कंटेंट होना ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 7 का लेक्चर देख लीजिएगा अपना, अगर आपने ना देखा हो, ठीक है। तो पार्टीज, प्राइस क्या है, प्राइस भाई साहब मनी होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक। मान लीजिए मैंने कोई एक घर है, मैंने कहा भाई साहब ये घर आपका 20 लाख का, उसने कहा, ये ने कहा कि ये घर मैं आपको 20 लाख का दूंगा। मैंने कहा देखो मेरा एक प्लॉट है, तुम वो ले लो और 10 लाख रुपए ले लो, ठीक। पैसे भी दे रहा हूँ और एक प्लॉट भी दे रहा हूँ, और तुम अपना ये मकान मुझे दे दो, तो ये क्या होगा, अरे भाई एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा, ये सेल में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सेल में सिर्फ प्राइस में मनी ही हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में कोई बात है ही नहीं, क्या है, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इमूवेबल और मूवेबल में आपको देखना है क्या है, तो आप स्टार्टिंग वाले लेक्चर देखिए हमारे कि दोनों में क्या, कौन चीजें मूवेबल में आती हैं, कौन सी इमूवेबल में आती हैं। मैनर ऑफ ट्रांसफर पे आइए आप, काम की बात यहाँ पर है। मैनर ऑफ ट्रांसफर क्या है, अब भाई किसी ने घर भेजा, अगर बेचा तो मैनर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, खाली क्या उसे पोजीशन दे दें, या पोजीशन ना देके सिर्फ कागज दे दें, कोई एक चीज देने से काम चल जाएगा, बताइए। या कागज कब देना है कब नहीं देना है, ठीक है, किसमें रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है। मैनर ऑफ ट्रांसफर में आप इस पे आइए, सेक्शन 54 पे वापस आइए। सेल तो हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, पहला पैराग्राफ। अब दूसरा देखिए, सेल हाउ मेड, ठीक। ये सेल हाउ मेड, मैनर ऑफ ट्रांसफर एक ही बात है। सच ट्रांसफर इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड। इसमें देखिए मैनर ऑफ ट्रांसफर को आप दो चीजों में बांटिए, किसमें, एक तो मैनर ऑफ ट्रांसफर में आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक है, व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। देखिए कब बाउंड हो गए कि आपको करना ही करना है, ठीक है, कब आपके लिए ऑप्शनल होगा, इन दोनों चीजों पे हमें देखना पड़ेगा कि कब रजिस्ट्रेशन, कोई भी आप सेल करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, कब उसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है, कब आपको ऑप्शनल में है, मतलब कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। देखिए इन 3 टाइप की प्रॉपर्टी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। क्या, कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मोर देन 100 रुपीज है, 100 रुपए से ज्यादा है। क्या, कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो, ठीक। अब कोई भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी 100 और मोर, 100 और इसको आगे 100 रुपए या 100 से ज्यादा हो, उसका हमें कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप बाउंड हैं। कोई भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल प्रॉपर्टी जो सामने दिख रही है कि नहीं, अब मकान है उसे सामने आप देख सकते हैं। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी ऑनरशिप शो होती है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सामने नहीं दिखती, जैसे कि
राइट ऑफ फिशरी, फेरी, ये सब एग्जाम्पल हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के। तो दो चीजें हो गई, और तीसरा रिवर्जन। इन 3 चीजों में आपका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, आप बाउंड हैं, ठीक है। फ्री में क्वेश्चन भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इनमें से किसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है या कंपलसरी है। तो ये 3 आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए कि कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो, कोई भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी चाहे कोई भी वैल्यू हो उसकी, और रिवर्जन, इन तीनों में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑप्शनल किसमें है? ऑप्शनल आपके है इसी में कि कोई भी प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू जो है, वैल्यू लेस देन 100 रुपीज, कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू 100 रुपए से कम है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। मतलब आपके ऊपर है, फिर भी आप कराना चाहो करा लो, नहीं कराना है मत कराओ। सिर्फ पोजीशन देने से ही काम चल जाएगा। जिसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मान लीजिए टेंजिबल प्रॉपर्टी है 100 रुपए से ऊपर की है, तो आप इसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर उसे वो डॉक्यूमेंट और प्लस पोजीशन दोनों चीजें हैंड ओवर करेंगे। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेंगे, इसमें भी सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेंगे। टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 से कम है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ पोजीशन, ठीक है, इसमें केवल पोजीशन हैंड ओवर करते हैं और कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, जब रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं, अगर करवा लेते हैं तो दोनों चीजें। यूपी के केस में, इन केस ऑफ यूपी, ठीक है, कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी हो सबका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, चाहे 100 हो चाहे 100 से कम हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही कराना पड़ेगा यूपी के केस में, ठीक है। जनरल टीपीए क्या बोलता है कि 100 से कम की प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। यूपी में टेंजिबल प्रॉपर्टी कोई वैल्यू हो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक। ये हो गया आपका सेक्शन 54। पढ़े एक बार। सेल हाउ मेड, सच ट्रांसफर इन द केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड, कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा है, और इन द केस ऑफ रिवर्जन और अदर इंटेंजिबल थिंग्स कैन बी मेड ओनली बाई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। In case of tangible immovable property of value less than 100 rupees, such transfer may be made either by registered instrument or by delivery of property. चलिए, delivery of tangible immovable property takes place when the seller places the buyer of such person as the direct in possession of the property. चलिए, contract for sale। अब एक और चीज इन्होंने डेफिनेशन दी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ये होता है कि मान लीजिए मैंने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो मैं तुम्हें मकान 20 लाख का बेचूंगा, तो इन्होंने जो एग्रीमेंट टू सेल होता है ना, पहले से जो किया हुआ है, अभी सेल हुई नहीं है लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट किया है, तो उसी को हम लिख लिया था ना आपने। ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात की है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है केवल सेल करने के लिए, इसको आप एग्रीमेंट टू सेल भी कह सकते हैं। हमने अब परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब परफॉर्म करेंगे ना तब वो कंप्लीट होगा, तब उसे हम सेल मानेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अपने आप में सेल नहीं है, ये केवल सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि मैं तुम्हें बेचूंगा अगर तुमने इतने रुपए दिए, ठीक है। क्या हुआ, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें मकान 20 लाख का बेचूंगा। बी ने कहा चलो ये बात पक्की कर लेते हैं, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए एडवांस देता हूं और 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें 18 लाख रुपए दे दूं, तब तुम ये प्रॉपर्टी मुझे बेच देना। तो उस दिन सेल, जिस दिन जब 18 लाख रुपए वो दे देगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वो सेल में हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन तब भी
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेल होने से पहले किया गया हो, ठीक है। चलिए बस यही बात ये बोलता है। क्या क्या बोल रहा है? A contract for the sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties। ठीक कि भाई जो टर्म्स पार्टी ने आपस में सेट किए ना, जैसे यहाँ पर टर्म्स क्या था, 20 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए, 18 लाख रुपए जब सेल होगी तब देंगे हम, बस यही। इट डज नॉट और इट सेल क्रिएट एनी इंटरेस्ट और इन और चार्ज ऑफ सच प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अपने आप में कोई इंटरेस्ट या चार्ज क्रिएट नहीं करता, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो बी के पास कोई इंटरेस्ट या चार्ज प्रॉपर्टी का नहीं आ गया, ठीक। आएगा वो तभी, ऑनरशिप कब आएगी, जब वो सेल हो जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। चलिए अब आते हैं राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। ये क्या है? सेक्शन 55। हाँ जी, तो सेक्शन 55 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। इसको जो क्या करना है, आपको सिंपली बस रीड मार लेना है, ठीक है। ये मेंस में तो आ जाता है, मेंस में सेल के साथ ही आता है, लेकिन इसमें समझाने वाली कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ कि भाई किसके राइट्स हैं, सेलर के क्या राइट्स हैं, बायर्स के क्या राइट्स हैं, और सेलर की क्या लायबिलिटी है, बायर की क्या लायबिलिटी है, बस इसमें इतना ही दिया हुआ है। देखिए सेक्शन 55 जब आप देखेंगे, इन दी अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी, अगर वो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बात अलग है, अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो जनरल रूल ये है। क्या है जनरल रूल? द बायर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट टू द लायबिलिटीज एंड हैव द राइट्स मेंशन इन द रूल्स नेक्स्ट फॉलोइंग ऑफ सच देम एज आर एप्लीकेबल टू द प्रॉपर्टी सोल्ड। क्या है? द सेलर इज बाउंड, मतलब द सेलर इज बाउंड का मतलब है लायबिलिटी ऑफ द सेलर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई अगर उसमें प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है, जो बायर है वो सामने से नहीं देख सकता, तो उसकी ये भाई लायबिलिटी है कि वो उसे बताए, है कि नहीं। और कोई चीज और क्या है, पहला वाला था ना, तो ऐसे ही आप सब रीड मान लीजिएगा, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी, ये सब दिए हुए हैं। सिंपल सिंपल बातें की गई हैं जो जनरल रूल होते हैं भाई, कि भाई इसमें कोई अगर मेजर डिफेक्ट है और वो ऊपर से नहीं देख सकता बायर, उसे नहीं मालूम पड़ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। वो कुछ पूछता है अगर डायरेक्टली आपसे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्या है, ठीक है। ऐसी चीजें बस सिंपल सिंपल राइट्स हैं। एक बार रीडिंग मारेंगे, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो 55 का क्लाउज 1 है, उसमें दिया हुआ है लायबिलिटी ऑफ सेलर, लिख लीजिएगा आप। क्लाउज 4 में दिया हुआ है राइट्स ऑफ सेलर, ठीक है। इसमें दो राइट दिए हुए हैं। क्लाउज 4 का ए क्या बोलता है? टू द रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ऑनरशिप देयरऑफ पासेस टू द बायर, कि जब तक ऑनरशिप पास नहीं हो रही है, वो हम लोग ने देखा था ना, उसमें क्या था कि अगर कोई मकान वो है, मान लीजिए इसका रेंट आता है 5,000 रुपए, ठीक है, इस मकान का रेंट 5,000 रुपए आता है। अब इसने मान लीजिए किसी भी मंथ के 16 तारीख को, मान लीजिए 16 अक्टूबर को इसने ये मकान बेचा, ठीक, तो 15 अक्टूबर तक का जो रेंट होगा ना, 1 से 15 तक का 2,500 रुपए, वो इसी को मिलेंगे, किसे? सेलर को, ठीक है। बस यही बात ये कर रहा है, पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, एक बार में समझ में आ जाएगा सिर्फ रीडिंग मारने से। क्लाउज 4 क्या बोलता, क्लाउज 5 क्या बोलता है? द लायबिलिटी ऑफ द बायर, ठीक, और राइट्स ऑफ बायर क्लाउज 6 में दिए हुए हैं, ठीक। अब मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसर 56 को हम लोग 81 के साथ पढ़ सकते हैं, 81 के साथ पढ़ लें। चलिए अभी देख लेते हैं, छोड़िए मिटा के देख लीजिए। 57 नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, फालतू का बर्डन नहीं डालना है अपने ऊपर। जितना आता है भाई, या तो प्री में आता हो या मेंस में आता हो, जब दोनों में ही नहीं आता तो फिर क्या करेंगे उसे पढ़ के। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं। देखें क्या है भाई, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर सेक्शन 56 से ज्यादा 81 पूछा जाता है, ठीक है, 56 कम पूछा जाता है, 81 ज्यादा। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर
क्या है होता है भाई, इसको देखिए आप रीड मान लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक आदमी है ए, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी है 3 एक्स वाई और जेड, ठीक। अब क्या हुआ, इसने ये तीनों प्रॉपर्टी किसी एक आदमी को मॉर्टगेज कर दी, ठीक। इन तीनों प्रॉपर्टी को एक्स वाई जेड को उसने क्या किया, मान लीजिए बी को उसने मॉर्टगेज कर दी। क्या किया, मॉर्टगेज कर रखी थी, ठीक। अब क्या हुआ, उसमें से एक प्रॉपर्टी मान लीजिए जेड, उसने क्या किया, सी को बेच दी, सेल कर दी। फिर से केस को देखिए क्या हुआ, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर क्या होता है, एक आदमी है ए, उसके पास 3 प्रॉपर्टी है एक्स वाई और जेड, ठीक। ए ने क्या किया, ये तीनों प्रॉपर्टी बी को मॉर्टगेज करके मॉर्टगेज पे दे रखी थी, ठीक। अब क्या हुआ, ए ने इनमें से एक प्रॉपर्टी जेड वो सी को सेल कर दी, ठीक। अब सी क्या हो गया, परचेजर हो गया ना, सब्सिक्वेंट परचेजर। अब इसके पास क्या होता है, सेक्शन 56 इसे एक राइट देता है कि अगर बी, ठीक है, इन प्रॉपर्टी को सेल करके अगर अपनी मॉर्टगेज मनी निकालना चाहता है तो सी बी से रिक्वेस्ट कर सकता है, देखो भाई सेक्शन 56 हमें ये पावर देता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि पहले तुम एक्स वाली प्रॉपर्टी बेचो, ठीक। मतलब एक्स और वाई, पहले तुम इन दोनों को बेच के अपना पैसा निकालो, ठीक। जितनी भी तुम्हारी मॉर्टगेज मनी है पहले एक्स और वाई को बेच के तुम ले लो। अगर इससे दोनों से नहीं निकलता है, इन दोनों को बेचने के बाद फिर तुम जेड बेचो सबसे लास्ट में, ठीक। ये नहीं कि बी जो है सबसे पहले जेड वाली बेच दे जिसका परचेजर सी हो चुका है, ठीक। तो ऐसा नहीं कर सकता बी। अगर एक्स और वाई को बेचे पहले, ठीक, जब दोनों बेच देगा, मान लीजिए 10 लाख रुपए था इसका मॉर्टगेज मनी, ये वाली बिकी, एक्स बिकी 2 लाख की, ये वाली बिकी 7 लाख की, अभी तो 9 ही हुआ, ठीक। अब क्या रह गया, अब वो जेड से लेगा, सी से कहेगा देखो अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी जेड चाहिए तो मेरे 1 लाख रुपए रह गए वो दे दो। अब सी 1 लाख रुपए इसे दे देगा, इसके पूरे 10 हो जाएंगे, फिर सी ए से लेगा अपने पैसे, ठीक। इसको बोलते हैं मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर सिर्फ इतनी सी बात करता है कि जो परचेजर होगा जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है वो इससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि तुम बाकी प्रॉपर्टी से पहले अपना मॉर्टगेज मनी निकाल लो, ठीक। अगर उनसे ना निकले तब तुम लास्ट में वाली बेचना जिसका वो सब्सिक्वेंट परचेजर बन चुका है। बस इतनी सी बात करता है, ठीक। समझ में आएगी नहीं, चलिए आ तो गया होगा। इसके साथ लिख लीजिएगा 81 पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो बोलता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी, ठीक। और तो कुछ है नहीं, 57 हम लोग को देखना नहीं है, चलिए ठीक है। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अभी भी 65 से 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक भी किया करो, ठीक है। थैंक यू।